नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत और आज हम रिवीजन करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि कक्षा 10 का अध्याय नंबर 10 है। और इससे पहले अपन ने रिवीजन किया था प्रकाश का परावर्तन। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रकाश की जो दो घटनाएं हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन, बहुत महत्वपूर्ण है अपने सिलेबस और अपने किताब से। ये 7 नंबर का मैटर लेके चलते हैं। तो अपन को आज अपन जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे अपवर्तन का। परावर्तन का अपन पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं अपने चैनल से। तो अब आज अध्ययन करेंगे अपवर्तन। अपवर्तन क्या घटना है? तो जब हम जानते हैं कि प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और प्रकाश के इसी विचलन को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश के इसी विचलन को अपवर्तन कहते हैं। पहली बात तो अपन को यह समझनी होगी, जिस प्रकार अपन ने दर्पणों में देखा कि दर्पणों के लिए परावर्तक सतह थी, लेकिन यहां पर है पारदर्शी सतह जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें कि जब कोई प्रकाश की किरण अथवा में या जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या पास आ जाती है। तो ये जो दो घटनाएं हैं अपवर्तन की, विचलित हो जाती है, उसका मतलब भी यही है। या फिर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब से या तो दूर हटेगी या फिर वो उसके पास आ जाएगी। ये डिपेंड करेगा वहां पर उस माध्यम के ऊपर कि पहला वाला माध्यम सघन है या दूसरा विरल है, या पहला विरल है या दूसरा सघन है। इसको अपन समझेंगे। तो उससे पहले अपन मानते हैं कि ये कोई एक पारदर्शी एक सतह है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतन के पश्चात यह अभिलंब से, यह अभिलंब है, तो इस अभिलंब से विचलित हो जाती है। यानी इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई या अभिलंब से दूर हट गई। ये दोनों कंडीशन डिपेंड करेंगी माध्यम 1 पर व माध्यम 2 पर। ये जो दोनों माध्यम, अगर एक सघन है, एक कैसा है? सघन। सघन से जब विरल में आएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब से पास आ जाती है। क्यों आती है ये इसको अपन समझेंगे। क्योंकि यहां पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। किस प्रकार से परिवर्तन होता है आइए समझते हैं आयताकार स्लैब में अपवर्तन के माध्यम से। आयताकार जो स्लैब होती है, एक पट्टी है कांच की, उसके अंतर्गत अपवर्तन की किस प्रकार से होता है। मान लो ये आयताकार एक स्लैब है, पट्टी है। जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो यहां पर ये अभिलंब से, अब माध्यम की बात करें तो ये तो हो गया वायु, और वायु माध्यम कैसा होता है? एक विरल माध्यम। ठीक है। अब ये हो गया दूसरा माध्यम कांच, जो कि एक सघन माध्यम है। तो जैसे ही ये वायु विरल से सघन में आएगी, इसकी जो चाल है वो कम हो जाएगी, तो ये अभिलंब क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? झुक जाएगी। अब
जैसे ही ये इस स्लैब से वापस पार होगी, जो निकल के पार होगी, ये स्लैब के अंदर की घटना है, तो यहां पर भी इसको दो माध्यम में लेंगे, एक जो सघन है और इधर वापस वायु आ गया यानी विरल आ गया, तो वापस क्या होगा, ये वापस इस अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। यानी जिस माध्यम में पहले विरल से आई थी उसी विरल की दिशा में वापस चली जाती है। तो ये प्रकाश की घटना एक आयताकार स्लैब के अंतर्गत अपन ये चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत ये आपतित किरण है, ठीक है दोस्तों। ये अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, और ये आपतन कोण आई और ये अपवर्तन कोण आ, ठीक है। यहां पर आपने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब वापस पुनः सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वापस वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों हट, क्योंकि जैसे ही विरल से सघन में आई प्रकाश की चाल धीमी हो गई, और जैसे ही वापस सघन से विरल में गई वापस उसकी चाल में कुछ परिवर्तन हुआ और पुनः वो उसी मार्ग पर चली गई जिससे वो आई थी। तो आपने एक चीज देखी होगी कि अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होती है, तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एक आयताकार स्लैब में किस प्रकार अपवर्तन की घटना होती है। और अपन इन चीजों को बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा भी देखते हैं कि गिलास में अगर हम पेंसिल को डुबोते हैं तो वो या तो तिरछी दिखाई देती है, नींबू डालते हैं तो वो मोटा दिखाई देता है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपने मरुस्थल के अंदर अपन ने मृग मरीचिका बनती हुई देखी है। ये सभी कुछ घटनाएं हैं जो अपवर्तन की घटना है, और ये क्यों हुई, हमने देखा कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन। अब अपन देखते हैं कि ये जो प्रकाश की चाल में जो ये परिवर्तन हुए तो ये कुछ नियमों के तहत होते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन चेक करते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, पहला नियम है परावर्तन की तरह ही है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। ये अपन समझ चुके हैं कि तीनों एक ही तल के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपवर्तन का दूसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जब प्रकाश के एक निश्चित रंग, प्रकाश के एक निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, यहां पर यह चीज है
कि जो अपवर्तन का दूसरा नियम है हम उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, कि प्रकाश के किसी कोई निश्चित रंग है या निश्चित प्रकाश का कोई माध्यम है, उससे जब आपतन कोण की जा यानी आपतन कोण आई तथा अपवर्तित कोण आर, इन दोनों का अनुपात वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसी को अपन स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अनुपात निश्चित है तो अपन कहेंगे कोण यानी आपतन कोण की जा यानी साइन थीटा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या कह रहे हैं हम, स्थिरांक कह रहे हैं, यानी कि नियत है। ये है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो ये स्नेल का नियम है ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है आपतन कोण पर, और आपतन कोण का जो मान है वो यहां पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से तो ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम। जी हाँ दोस्तों, ये स्नेल का नियम इसी कोण के लिए सत्य है कि अगर आपतन कोण का मान 0 से क्या है, ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है। तो आप ये चीजें नोट करते चलें। अब हम बात करते हैं कि जो स्थिरांक का मान है, ये जो स्थिरांक का मान है ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक। ये स्थिरांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी अगर हम बात करें कि कोई प्रकाश की किरण यहां से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित हुई, विचलित हो गई, तो ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, अपवर्तन यहां हुआ है तो कितना अपवर्तन हुआ है वही मान बताता है अपना अपवर्तनांक। तो ये जो दूसरा अपवर्तनांक माध्यम है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है ये कौन, स्थिरांक, और इसी को अपन कहते हैं स्नेल का नियम। अब बात कर लेते हैं अपन अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक क्या है, ये तो अपन ने देख लिया कि किसी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष या पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। क्या घटना है कि जब प्रकाश का हवा, यानी दो माध्यम चाहिए, प्रकाश का हवा में वेग तथा प्रकाश का दूसरे माध्यम में वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कि पहले माध्यम का, पहला एक माध्यम होगा जो हवा होगा और दूसरा माध्यम है वो कोई भी माध्यम हो सकता है, तो उन दोनों का जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे दूसरी परिभाषा समझ ले कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर तिरछी आपतित होती है, ठीक है, तिरछी आपतित होगी तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वहां पर क्या हो जाएगी, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। कि जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है, तो वह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। दिशा परिवर्तित कर लेगी यानी क्योंकि उनके चालमान में परिवर्तन होगा, एक माध्यम से जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो ये जो दिशा परिवर्तन का को ही हम क्या कहते हैं, दिशा परिवर्तन का ही विस्तार रूप अपवर्तनांक कहलाता है। और ये दिशा परिवर्तन कैसे होगी, मान लो
ये एक माध्यम है, एक पहला माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है ये कांच की पट्टी। ठीक है, अब इसमें जो प्रकाश की किरण यहां से आपतित हुई और ये अभिलंब। ठीक है, अब यहां के बाद में ये क्या होगी, झुकेगी। झुक क्यों रही है, सीधी विरल माध्यम है सघन माध्यम, तो इसको जाना तो चाहिए था, लेकिन यहां पर माध्यम चेंज हो गया। तो अब बात करें अपन, ये आपतन कोण, ये अपवर्तित कोण आर। तो यहां पर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या था और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या था। तो अपन बात करें माध्यम एक में प्रकाश का वेग v क्या है, v1 मान लेते हैं। माध्यम 2 में v2, क्योंकि चेंज होगा, वेग में परिवर्तन होगा अपवर्तन के पश्चात। तो अब बात करते हैं हम अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक को हम n से व्यक्त करते हैं। तो अब हम बात करें कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को n21 से व्यक्त करते हैं। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं। तो n21 माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, पहला है तो 1 का होगा दूसरे के सापेक्ष, तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष, तो ये क्या होगा n21 बराबर v1 अपॉन v2। v1 अपॉन, क्योंकि 1 के सापेक्ष दूसरे का है तो 1 की चाल v1 और v2 माध्यम 2 की। अब बात करें हम दूसरी स्थिति कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, उसको कैसे व्यक्त करेंगे, n12 माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष बराबर क्या होगा v2 अपॉन v1। ये बात आपको समझ में आई कि जब दो माध्यम होते हैं तो दोनों में प्रकाश की दिशा परिवर्तित होती है, उसी को अपन अपवर्तनांक कहते हैं। तो माध्यम 1 से दूसरे में और 2 से पहले के सापेक्ष जो चेंजेस होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अब इसके बाद में बात करें, एक अपवर्तनांक और होता है जिसको अपन बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में कुछ नहीं है, इसी के जैसा है। क्या परिवर्तन होगा कि जो उसमें एक माध्यम लेंगे वो हमेशा क्या होगा, निर्वात होगा, वायु होगा। यानी जो पहला माध्यम है वो वायु होगा या हम निर्वात मान सकते हैं, और दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है। तो पहला माध्यम वायु होगा और जब दूसरा माध्यम कोई अन्य हो सकता है तो उनके अनुपात को हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वहां पर अपन एक सूत्र काम में लेते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर जो न्यूमेरिकल होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न उसी के अंदर पूछे जाते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर, क्योंकि एक माध्यम को तो हमेशा हम निर्वात मान रहे हैं, अब निर्वात नहीं है तो वायु मान सकते हैं। तो माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर ये निकालेंगे अपन c अपॉन, क्या निकालेंगे, m। c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और m माध्यम में प्रकाश की चाल। तो c, अगर बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c बराबर 3 गुना 10 की घात 8, 3 गुना 10 की घात 8। ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है अपन ये भी जान लेते हैं। तो अपवर्तनांक की बात करें अपन, अपवर्तनांक प्रकाश के रंग, प्रकाश की के घनत्व और प्रकाश की किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। प्रकाश का रंग, घनत्व और प्रकाश की प्रकृति पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। ठीक है, अब अपन बात करते हैं
गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन की जो लेंस और हैं जो अपवर्तन की घटना दिखाते हैं, और जो दर्पण थे वो परावर्तन की दिखाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लेंस की। कुछ छोटी छोटी परिभाषा हैं। लेंस किसे कहते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। जैसे ये उत्तल लेंस हम जानते हैं, तो यहां पर दो गोलीय हैं, दो सिरे हैं इसके गोलीय। अगर अवतल की बात करें तो यहां पर भी दोनों सिरे गोलीय हैं। ऐसा नहीं है दोनों रहे, ये ऐसा हो सकता है, एक सतह हो सकती है या दोनों हो सकती है। अगर इसकी बात करें तो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये सभी लेंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी, बाकी तो सारी परिभाषाएं वही हैं। लेंस द्विउत्तल लेंस या फिर उत्तल लेंस अपन इसको कह सकते हैं कि जब कोई लेंस है, लेंस के दोनों पृष्ठ बाहर की ओर गोलीय हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बाहर की तरफ होने चाहिए, जैसे ये क्या है, दोनों सतह, दोनों जो पृष्ठ हैं वो बाहर की तरफ गोलीय हैं। इसे दूसरा नाम है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। कैसे, जब इसकी कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो वो इनको एक निश्चित बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, समेटता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर गोलीय हों, उसे अवतल लेंस कहते हैं। दो पृष्ठ हैं पर गोलीय कहां है, अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ गोलीय हैं दोनों के दोनों, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो किरणें हैं उन किरणों को बाहर की तरफ अपसरित करता है, फैला देता है। यानी जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आएंगी तो वो इन प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, बाहर की तरफ क्या कर देगा, फैला देता है। अपन इनको समझेंगे, पर यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपन किस प्रकार किरणों को फैलाते हैं। तो ये तो थे दो लेंस, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अपन ने परावर्तन के अंतर्गत भी पढ़ी थी, कुछ जो चेंज हैं उनको ही अपन पढ़ने वाले हैं। बाकी की जो सारी परिभाषाएं हैं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे मुख्य फोकस बिंदु हो, हैं वो सब यहाँ पे परावर्तन के अंतर्गत पढ़ सकते हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक देख लेते हैं अपन प्रकाश वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की बात करूं तो यहां पर
दो दो वक्रता केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि गोलीय पृष्ठ भी दो दो हैं। तो कोई भी लेंस हो जिसमें दो पृष्ठ हों, जिसके अंतर्गत क्या हो? दो पृष्ठ हों, उनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, तो उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र है। तो सेम है, परावर्तन के अंतर्गत भी यही है, लेकिन यहाँ पर अपन दो पृष्ठ हैं तो वक्रता केंद्र भी दो होंगे, क्योंकि जब पृष्ठ दो हैं, अगर हम बात करें इसकी तो एक पृष्ठ ये है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, दूसरा पृष्ठ ये है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो यहाँ पर दो दो होते हैं जिनको C1 व C2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं एक मुख अक्ष। वहां पर अपन ने पढ़ा था कि ध्रुव और फोकस से निकलने वाली काल्पनिक रेखा को अपन मुख अक्ष कहते हैं। यहां पर भी सेम ही है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत और बात करें प्रकाशिक केंद्र, जहां अपन ने दर्पणों के अंतर्गत ध्रुव कहा था, यहां पर उसको अपन कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे O से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बात करें द्वारक, तो द्वारक वही होता है जो प्रभावी भाग होता है लेंस का, उसी को अपन क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। बात करें कि पतले लेंस ये महत्वपूर्ण है। द्वारक तो दर्पणों के अंतर्गत अपन पढ़ लिया था। अपन बात करें पतले लेंस कि भाई पतले लेंस किसे कहते हैं? तो ऐसे लेंस जिनके दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर हो। ऐसे लेंस जिनके दोनों दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर हों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे पतले लेंस कहते हैं। ये छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं थी। इसके बाद अपन देखते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाता, तो यहाँ पर भी कुछ सामान्य नियम हैं, परावर्तन की तरह ही है। तो वो अपन ने पहले वहां समझ लिए थे, पर थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जैसा पहले नियम की बात करें तो पहला था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ पर आप लेंसों की कुछ सामान्य सी चीजें भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि ये हो गया प्रकाशिक केंद्र जिसे O से दर्शाते हैं। ये हो गया मुख्य फोकस F2 और इधर हो जाएगा F1। दोनों तरफ इधर यहां पर होगा जिसे अपन कहेंगे C1 वक्रता केंद्र, एक इधर भी वक्रता केंद्र होगा C2
F2। अब एक लेंसों के अंतर्गत वक्रता केंद्र दो होते हैं तो फोकस बिंदु भी दो ही होते हैं। तो इधर वाले को F1, तो इसको कहेंगे 2F1 और इस वाले को कहेंगे 2F2। बस ये चीजें आपको समझनी है। दर्पणों के अंतर्गत ये चीजें एक एक थी, पर लेंसों के अंतर्गत ये दो दो होती है। ठीक है, तो अब सामान्य नियम क्या कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो मुख्य फोकस से जाएगी। तो मुख्य फोकस ये, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। अगर अपन बात करें यहां पर अवतल लेंस की बात करें तो ये अवतल लेंस वहां पर उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, सॉरी उत्तल दर्पण की तरह, कि यहां पर मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की ओर आप अपसरित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये यहां से अपवर्तित हो गई। तो F1 2F1 या जिसको अपन कहेंगे C1, ये यहां पर स्थिति दिखाई देती है। सामान्य सी स्थिति है, दर्पणों में भी यही होती है। अब दूसरी बात, स्थिति इसकी उल्टी है कि अगर कोई मुख्य फोकस की तरफ आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी अपवर्तन के पश्चात। जैसे अगर कोई प्रकाश की किरण कहां आएगी, ये O F2 2F2 C2 F1 2F1 या C1, ठीक है। अब अगर कहां आ रही है, मुख्य फोकस की तरफ, फोकस से आ रही है तो ये फोकस रहा, तो ये मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। विपरीत है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो ये भी कहां आएगी, मुख्य फोकस की तरफ आएगी। ये मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये तो यूं निकल जाएगी। तो मुख्य अक्ष के कहां हो गई, समानांतर हो गई। ये दोनों जो नियम थे ये तो दर्पणों के समान थे, और अगर आपको और अच्छे से समझने हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। अब हम बात करें जो डिफरेंस नियम है लेंसों के अंतर्गत, वो है तीसरा नियम है। वो क्या कहता है कि अगर जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है, कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो बिना किसी विचलन के निकल जाती है। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विचलन नहीं होगा, वो जैसी आएगी वैसी निकल जाएगी। उत्तल में समझे, ये प्रकाश के केंद्र से इधर आएगी तो ऐसे सीधी निकल जाएगी, कोई विचलन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां से आएगी तो सेम दोनों में। ये अपन को तीनों नियम ध्यान में रख के ही हम आरेख बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी आरेख को बनाने के लिए हमको कम से कम दो किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए हमको ये ध्यान में अवश्य रखना है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आरेख बनाना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आरेख बनाना, और ये आरेख अगर आप समझ गए, सीख गए, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले वही जैसे दर्पणों में देखा था बिंब की स्थिति के आधार पर, तो यहाँ पर भी अपन बिंब की स्थिति को अलग अलग जगह पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी अलग अलग जगह आएगी। तो पहली स्थिति है बिंब। अब बिंब को कहां रखेंगे, सबसे पहले अनंत पर रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, मुख्य फोकस पर। अब यहां पर जो मुख्य फोकस है वो है F2, मुख्य फोकस या अपन कहेंगे F2 पर। अभी अपन समझेंगे आरेख बना करके।
साइज की बात करें तो अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, प्रकृति वास्तविक व उल्टा। जो प्रतिबिंब की प्रकृति रहेगी वो वास्तविक रहेगा और उल्टा बनेगा। चलो आरेख द्वारा समझते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र O, मुख्य फोकस F2 2F2, F1 2F1 या फिर अपन कहेंगे C1 या C2। ये स्थितियां हो गई। अब यहां पर कोई प्रतिबिंब बिंब रखा है अनंत पर, तो उससे जो प्रकाश किरण आएगी तो वो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। सामान्य सी स्थिति है, सामान्य सा आरेख है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। ये प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य फोकस से निकल जाएगी। पहली स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति, अब यहां पर देखो इधर से आएगी तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो इधर F2 है, तो इसलिए फोकस F2 पर। अब हम बात करें दूसरी स्थिति की, तो दूसरी में बिंब है, उसको रखेंगे बिंब से आगे और 2F1 से परे। तो बिंब है 2F1 से परे, ये जो 2F1 है इससे परे और बिंब के आगे, तो अपन 2F1 या अनंत के बीच में कह सकते हैं। तो 2F1 से परे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा? ये यहां पर बना है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 व 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच में। साइज छोटा बनेगा, वही प्रकृति की बात करें तो वास्तविक व उल्टा। किरण आरेख द्वारा समझते हैं। ये यहां पर बात करें F2 2F2 या फिर अपन इसको बोलते हैं C2, F1 2F1 या फिर C1। अगर कोई प्रकाश कहां पर है? यहां पर है, 2F1 से परे है, यहां बिंब रखा हुआ है, बिंब A B, इससे अपन प्रदर्शित कर रहे हैं बिंब को। तो यहां से एक तो प्रकाश की किरण सीधी जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो उसका तो पता है हमको, वो कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी, गुजर गई, ठीक है। अब दूसरी किरण होगी जो कहां से आएगी? प्रकाशिक केंद्र से सीधी जाएगी। तो हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से सीधी गुजरने वाली तो सीधी गुजर जाती, ठीक है, सीधी गुजर गई। तो कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है? F2 तथा C2 के बीच में या 2F2 के बीच में। तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। तीसरी स्थिति की बात करें, बिंब। अब तीसरी स्थिति में बिंब को और आगे ले आओ, तो कहां ले आएंगे? 2F1 से परे था, इसको अब ले आओ 2F1 पर। बिंब है 2F1 पर, या कह सकते हैं C1 पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब उससे आगे बनेगा, तो 2F1 और ये बनेगा 2F2 पर। साइज समान, जितना बिंब होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति की बात करें तो वास्तविक व उल्टा, एक जैसे और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी C2 पर बन रहा है। तो हमने दर्पणों के अंदर देखा था कि अगर C पर बिंब है और प्रतिबिंब C पर बन रहा है, समान आकार का बन रहा है, तो यहां पर भी समान आकार का बनेगा, ठीक है। ये है तो यहां पर बात करें तो बिंब रखा है अपन ने 2F1 पर, तो एक तो सीधी जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, कहां से निकलेगी?
मुख्य फोकस से F2 से गुजरेगी और दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये यहां पर कहां पर 2F2 पर, 2F2 पर एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा और जितना आकार का बिंब है उतने ही आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद में आती है चौथी स्थिति। अब चौथी स्थिति में अभी हमने जो बिंब था वो रखा था 2F1 पर, अब हम बिंब को रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में। बिंब होगा 2F1 व F1 के बीच। प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, 2F2 से परे यानी अनंत के बीच में बनेगा। और साइज की बात करें तो कैसा बनेगा, बड़ा, विवर्तित। और प्रकृति वास्तविक व उल्टा। आरेख द्वारा ये F2, 2F2, F1, 2F1, C1 और C2, ये O। अब हमने कहां पर रखा है बिंब को, अब बिंब को रखा है हमने 2F1 और F1 के बीच में यानी यहां पर। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी जो मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, यानी ये कहां, 2F2 से परे, यानी ये जो प्रतिबिंब बना है ये 2F2 से परे बना है, बाद में बना है। कैसा बना है, बहुत बड़ा, बिंब छोटा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा। तो बड़ा, विवर्तित, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। पांचवी स्थिति की बात करें, अब बिंब है, अब बिंब ने हमने अभी यहां पर रखा है तो अब ले आओ मुख्य फोकस जिसको अपन F1 कह रहे हैं। F1 पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। साइज की बात कर लें, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। प्रकृति वही वास्तविक व उल्टा। F2, 2F2, F1, 2F1, C1, C2, O। अब हमने F1 पर रखा है तो यहां से एक सीधी तो मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी और दूसरी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। अब हमको पता है ये मिलेंगी तो सही, पर कहां मिलेंगी, अनंत में जाकर के मिलती हैं। तो ये है पांचवी स्थिति का किरण आरेख। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो है छठवीं स्थिति। महत्वपूर्ण है, कैसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, बिंब को F1 व O के मध्य रखेंगे, यानी F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य में रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, और यही महत्वपूर्ण है, प्रतिबिंब बनेगा जिधर बिंब रखा है उसी ओर बनेगा। कहां, बिंब किधर रखेंगे, बिंब में हम पन रखेंगे F1, 2F1 या C1, F2, 2F2, C2। बिंब को रखेंगे F1 व O के बीच में, ठीक है ना। तो अब यहां पर रखा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो इस ही ओर बनेगा। कहां बनेगा, इस ही ओर बनेगा। तो बिंब की तरफ जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। साइज बड़ा, प्रकृति जो आपको याद रखनी है वो कैसी है, आभासी व सीधा।
आभासी व सीधा, यही स्थिति है जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। अब ये जो एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी जो मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब इधर तो इसका कोई मतलब नहीं है मिलने का कि ये आगे कहाँ मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश से केंद्र से जो निकलेगी ये भी चली गई, ये आगे यूं जा रही है, यूं जाती तो हम मान लेते अनंत में मिलेगी, ये यूं जा रही है तो ये मिलेंगे नहीं कभी। तो यहां से ये कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, इसके जाके पीछे जाके मिलेंगी। तो ये प्रतिबिंब बनेगा इस ही ओर। आई बात समझ में। तो ये उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं और 6 स्थितियों को अपन ने बिंब के आधार पर समझा, अलग अलग जगह रख करके। अब अपन देखते हैं अवतल लेंस द्वारा आरेख बनाना। दो स्थिति हैं। पहली स्थिति तो यह है कि अपन बिंब को अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर लगेगा, फोकस पर या F1 पर, ठीक है। सहज छोटा, प्रकृति। अब जो ये अवतल दर्पण है इसमें प्रकृति है ना प्रतिबिंब की एक जैसी रहती है दोनों के दोनों में, वो रहेगी आभासी व सीधा, ठीक है। अगर आरेख द्वारा अपन समझें, ये अवतल लेंस है, यहाँ प्रकाश से केंद्र O, F2 2F2, F1 2F1, C1 व C2, ये स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति में तो अपन क्या करेंगे कि अनंत पर बिंब है तो यहां से जो प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये हम जानते हैं कि अवतल लेंस अपसरित करता है, तो ये कहाँ है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। पहली स्थिति ये है, बहुत सामान्य सी स्थिति है पर महत्वपूर्ण है। दूसरी स्थिति की बात करें बिंब। अब अपन बिंब को क्या करेंगे, अनंत व O के बीच, मतलब यहां से लेकर यहां कहीं पे भी बीच में रख लेंगे तो प्रतिबिंब। अब जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो महत्वपूर्ण है, वो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो बनेगा F1 व O के बीच। सहज छोटी, प्रकृति वही आभासी व सीधा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। F1 2F1 C1, F2 2F2 C2, ये हो। तो अब अपन ने पहला प्रतिबिंब रखा है, वो कहाँ रखा है, अनंत व O के बीच में, कहीं पे भी रख सकते हैं अपन ऐसा, तो अपन यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ रख लिया। पहली जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, लेकिन ये इनको क्या कर देगा, अपसरित कर देगा, ये मुख्य फोकस पर अपसरित होती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। अब जो दूसरी किरण जाएगी वो प्रकाश के केंद्र की तरफ जाएगी, तो हमको पता है प्रकाश के केंद्र तो दोनों में एक ही अप्लाई होता है, सीधी निकल जाएगी। तो ये जो दोनों का मिलान बिंदु है ये है F1 व O के बीच में, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर F1 व O के बीच में। तो ये हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के प्रतिबिंब आरेख। अब इसके बाद में अपन अध्ययन करते हैं चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी, तो बच्चों ये चिन्ह परिपाटी है, वो दर्पणों के समान ही है। ये आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, हमने बहुत बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत आसान से तरीके से, तो वो वहाँ
वहां पर भी पढ़ सकते हैं इसको। अब जो कुछ डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिफरेंस तो ये है कि सभी दर्पण में अपन ने सभी दूरियां ध्रुव से नापी थी, यहाँ पर सभी दूरियां प्रकाश से केंद्र O से मापेंगे। सभी दूरियां O से मापते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, पहली ये हो गई। दूसरी है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस और अवतल की हमेशा माइनस लेंगे। और ये भी अपन की चिन्ह प्रपाटी में है, आप आसान से समझ सकते हो। वहां पे अपन उस वीडियो में जाकर के आप ये चिन्ह प्रपाटी देख सकते हो, ठीक है। और कोई अंतर नहीं है, सेम चिन्ह प्रपाटी है, वही अपन लेंसों के अंदर काम में लेते हैं। अब अपन बात करते हैं लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है माइनस प्लस का, बस। बाकी का और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही लेंस सूत्र प्रतिबिंब, बिंब तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध बताते हैं। तो ये लेंस सूत्र हो गया। इसके द्वारा अपन किसी की भी दूरी, प्रतिबिंब, बिंब और फोकस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आवर्धनता या आवर्धन की बात करें तो आवर्धन हम जानते हैं कि आवर्धन क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब का कितना गुना है, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसा कि अपन ने वहां पे पढ़ा था परावर्तन में, ऐसा ही यहाँ पर है, ठीक है। परिभाषा वगैरह सब मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन की है। यहाँ पर तो आवर्धनता को अपन m से व्यक्त करते हैं, तो अपन बात करते हैं m बराबर h डैश अपॉन h। h है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है बिंब की, ठीक है। ये हो गया आवर्धनता का सूत्र। और अपन बात करें तो अपन ने कहा था कि आवर्धनता का बिंब और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में भी एक संबंध है। तो वो जो संबंध है वो है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u, v अपॉन u। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वहां दर्पण के अंतर्गत v और जो u था ये माइनस में थे, जबकि ये प्लस में है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो अपन ने परावर्तन के अंतर्गत नहीं पढ़ा था, और वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है कि कोई प्रकाश की किरण या कोई लेंस प्रकाश की किरण को, लेंस की क्षमता, कोई लेंस प्रकाश की किरण को कितना अभिसरित तथा अपसरित करता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेंस की क्षमता इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। अब अपन बात करें कि लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी के उल्टी होती है। फोकस दूरी के क्या होती है? विपरीत होती है। तो यहां पर अपन बात करें लेंस की क्षमता का सूत्र ये होता है 1/f। P बराबर 1/f। f क्या है? फोकस दूरी है। P का मात्रक, अगर P के मात्रक की बात करें अपन, P का मात्रक बोलते हैं डायोप्टर। या अपन ऐसे लिख सकते हैं डायोप्टर, जिसे अपन D से व्यक्त करते हैं। D फॉर डायोप्टर। तो अब इस D का मान बात करें तो D बराबर मान होता है 1 मीटर माइनस 1, या अपन इसको कह सकते हैं D बराबर 1/मीटर। ये एक डायोप्टर का मान है कि एक डायोप्टर का मान है वो 1 मीटर इनवर्स या 1 मीटर 1 ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर
अपन ने देखा है कि जो लेंस है, लेंस की जो क्षमता है, अपन कभी कभी सामंजस्य बैठाने के लिए एक से अधिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो अगर एक से अधिक क्षमताएं किसी लेंस के अंतर्गत है तो वहां पर उन क्षमताओं को कैसे जोड़ा जाता है, उसकी कुल क्षमता निकालते हैं। P1 बराबर P प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। जितने भी अपन को लेंस अलग अलग क्षमताओं के जोड़ करके एक लेंस बनाना है, वो अपन इनको आपस में जोड़ सकते हैं। इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन का समाप्त होता है रिवीजन प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इनके अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ सवाल हैं। क्या लगता है आपको उन सवालों के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए? अगर आपको उन सवालों में कोई दिक्कत है, आप चाहते हैं कि उन सवालों को हम लेकर के आएं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उन सवालों की एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे आप, ये आप आपको जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी आपको एक टॉपिक, आपके ये रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। बाकी आप प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, चैनल से जाकर के देख सकते हैं। और रिवीजन करते रहिए, समय कम है। और अपनी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करते रहो, दोस्तों को बताते रहो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिवीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।